हेलो बच्चों, मेरा नाम सत्यम श्रेष्ठ है और आपका स्वागत है विस्तास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का शीत युद्ध वाला चैप्टर यानी कि कोल्ड वॉर वाला चैप्टर लेके आया हूँ। जिसने पहली वाली वीडियो नहीं देखी, वो जिसमें मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया है, वो ऊपर यहाँ पर आई बटन आएगा, आई बटन पे जाके वो वाली वीडियो देखो और उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। तो चलो बेटा शुरू करते हैं आज का टॉपिक शीत युद्ध, है ना बेटा। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यानी कि 1945 के बाद जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जैसे ही हमारे एक चीज और बता देता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बताया था कि जो हमारा अमेरिका था यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, वो उसने क्या किया था, जापान के 2 शहर पे बॉम्ब गिराए थे। ठीक है बेटा, मैंने बताया था जापान के 2 शहर कौन कौन से थे, वो हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, मैंने उसके अंदर डेट भी बताई थी कि 6 तारीख को हिरोशिमा पे और 9 तारीख को नागासाकी पे बॉम्ब गिराया। लेकिन मैंने नाम नहीं बताया था, वो नाम ध्यान से सुन लो। एक बम का नाम था लिटिल बॉय। एक बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय। लिटिल बॉय का मतलब छोटा बच्चा, वही वाला छोटा बच्चा, यही वर्ड, यही नाम है उसका, लिटिल बॉय। पहले बम का नाम था जो हिरोशिमा पे गिरा था, ठीक है बेटा, 6 अगस्त को। और 9 अगस्त को जो गिरा था वो बॉम्ब का नाम क्या था, न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम फैट मैन। क्या नाम था, फैट मैन। अब आप बोलोगे कि भैया कैसे, एक बार जाके ना बॉम्ब की शक्ल देखना, जो बॉम्ब के पिक्चर्स दे रखे हैं उस बॉम्ब की शक्ल में, मतलब वो बॉम्ब ना बिल्कुल इन्हीं नामों से मैच सा होता है कि लिटिल बॉय, लगता भी है वो छोटा है, वो मोटा है, इस तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो 6 तारीख को कौन सा बॉम्ब गिरा था, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को कौन सा बॉम्ब गिरा था, लिटिल बॉय। कौन सा बॉम्ब, लिटिल बॉय। दूसरी बात करूं, 9 अगस्त 1945 को कौन सा बॉम्ब गिरा था, फैट मैन। याद कर लेना इसे, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पता है ना पैटर्न चेंज हो चुका है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से याद कर लेना इसे। ठीक है, तो चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। शीत युद्ध देखो बेटा, कोल्ड वॉर में आपको शुरुआत में बता चुका हूं यार, लड़ाई करते हैं ना, जब मैंने पहले ही वो वाला एग्जांपल दिया था, जब हमारी लड़ाई होती है तो कहते हैं भाई दिमाग, उस बंदे को शांत करने के लिए, उस इंसान को शांत करने के लिए हम लोग कहते हैं कि भाई दिमाग शांत कर, दिमाग ठंडा कर। ठंडा क्यों, मतलब वो गर्म है इस टाइम पीरियड में, उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है। यानी कि हम यहां पर अगर मैं बात बताऊं युद्ध की, यानी कि मैं बात बताऊं वॉर की, तो वॉर का मतलब क्या है, इसमें भी लोगों के दिमाग गर्म होने चाहिए। लेकिन यार मैंने ना इसके साथ एक वर्ड जोड़ दिया, शीत, यानी कि कोल्ड। मतलब यार यही तो समझने वाली बात है। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लड़ाई जो ठंडी पड़ी रही नहीं यार, लड़ाई तो लड़ाई है, अब लड़ाई में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तो समझेंगे, वो सारी चीजें समझेंगे। पहले समझो शीत युद्ध का मतलब क्या है। देखो, शीत युद्ध का मतलब एक ऐसी लड़ाई जिसमें हुआ तो था बहुत कुछ, लेकिन एक अलग तरीके से लड़ाई चली थी, लेकिन एक अलग तरीके से। शीत युद्ध में जो लड़ाई चली थी वो चली थी विचारधाराओं की। अच्छा, किसकी, विचारधाराओं की। इंग्लिश में बोले भैया, इंग्लिश में बोलते हैं इसे आइडियोलॉजी। क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी। ठीक है बेटा, किसकी लड़ाई चली थी, विचारधाराओं की। किसकी, विचारधाराओं की। ठीक है, विचारधाराओं की लड़ाई थी, इंग्लिश में इसे कहते हैं आइडियोलॉजी। क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी। मतलब कि वो किस तरीके की सोच रखता है। देखो अभी समझ में आ जाएगा क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। विचारधारा की लड़ाई थी शीत युद्ध में। इसके अंदर ना बहुत बड़े पैमाने पे मार काट हत्या नहीं हुई थी। यानी कि जैसा आपको पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतनी सारी लड़ाइयां, मतलब इतने बड़े लेवल पे लड़ाई हुई थी, सारे देश शामिल थे, बहुत ज्यादा जान और माल का नुकसान हुआ था। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात बताऊं, उसके अंदर भी सबसे पहले बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था। याद कर लेना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। तो देखो, कोल्ड वॉर के बारे में बात बताऊं तो कोल्ड वॉर के अंदर ना उन हथियारों से लड़ाई नहीं हो रही है, वेपन्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, यहां पर इस्तेमाल हो रहा है आइडियोलॉजी की। किसका इस्तेमाल हो रहा है, आइडियोलॉजी का, यानी कि विचारधारा का। किसका इस्तेमाल हो रहा है, विचारधारा का। दिमाग के अंदर बात बिठा लो, शीत युद्ध किसकी लड़ाई है, विचारधाराओं की। किसकी लड़ाई है, विचारधाराओं की, आइडियोलॉजी की। अच्छा भैया, आपने बता तो दिया आइडियोलॉजी की लड़ाई है, लेकिन हम तो अभी नए हैं, हमें तो पता ही नहीं आइडियोलॉजी होती क्या है। अच्छा चलो, इसका भी जवाब देता हूं। पहले हम उसका जवाब दूंगा, पहले ये चीज समझ लो कि लड़ाई हुई किस किस के बीच में थी। मैंने बताया था ना,
ये हुई थी यूएसए। अब ये हिंदी वाले बच्चे मत बोलना कि भैया यूएसए का हिंदी मतलब बताओ, दिमाग है, कॉमन सेंस, अमेरिका बोलते हैं उसे, ठीक है। यूएसए का पूंजीवादी गुट क्या है? यूएसए का पूंजीवादी गुट। समझो, ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर की लड़ाई नहीं थी, ये यूएसए और यूएसएसआर की लड़ाई नहीं थी, ये यूएसए का पूंजीवादी गुट था। गुट का मतलब होता है पूरा का पूरा इनका ग्रुप था, यूएसए का पूंजीवादी गुट। और यूएसएसआर किसे कह रहा हूं मैं? सोवियत संघ को, सोवियत यूनियन को। ठीक है बेटा, यूएसएसआर किसे कह रहा हूं मैं? सोवियत यूनियन को, जो आज के टाइम पीरियड में जिसे रशिया कहा जाता है, समझ लो। यूएसएसआर का कौन सा गुट था? साम्यवादी गुट। अब मैं ये क्या बोल रहा हूं? ये पूंजीवाद, साम्यवाद क्या बोल रहा हूं? अच्छा इंग्लिश वाले सुन लो एक बार। यूएसए का कौन सा ग्रुप था? कैपिटलिस्ट ग्रुप। यूएसए का कौन सा ग्रुप था? कैपिटलिज्म यानी कैपिटलिस्ट, ठीक है। और यूएसएसआर का कौन सा ग्रुप था? कम्युनिज्म। कौन सा ग्रुप था? कम्युनिज्म ग्रुप, साम्यवादी ग्रुप। एक नाम से और जान सकते हो इसे, समाजवाद। क्या कह सकते हो? समाजवाद। समाजवाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सोशलिज्म। क्या बोलेंगे? सोशलिज्म। और मैं बता चुका हूं इसके बारे में पहले ही, ठीक है, कि ये क्या क्या चीज, थोड़ा सा मैंने बता दिया था इन दोनों के बारे में कि ये दोनों एक ही हैं, आपके लेवल पे ये दोनों चीजें एक ही हैं। ध्यान से समझ लो, साम्यवाद, समाजवाद, यूएसएस यानी कि सोवियत संघ का साम्यवादी गुट, सोवियत संघ का साम्यवादी गुट वर्सेस अमेरिका का पूंजीवादी गुट, इन दोनों के बीच में लड़ाई चली थी, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। अच्छा भैया आपने ये तो बता दिया, लेकिन ना मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो आप ये वर्ड बोल रहे हो ना, ये पूंजीवाद, साम्यवाद, ये सुना तो है मैंने पहले, लेकिन ध्यान नहीं दिया था उस वक्त पढ़ाई पे, इसलिए मुझे ना इन दोनों वर्ड्स के मतलब समझ में नहीं आ रहे। तो चलो एक चीज बताता हूं, अब तुम्हें वो अच्छे तरीके से इन दोनों वर्ड्स के मतलब बताता हूं, ध्यान से सुनना। तो बच्चों देखो, आज ये वाले चीज मैं क्लियर कर देता हूं। ये पूंजीवाद को इंग्लिश में मैंने अभी बताया क्या क्या कहते हैं? कैपिटलिज्म। क्या कहते हैं? कैपिटलिज्म। और साम्यवाद को क्या कहते हैं? कम्युनिज्म। क्या कहते हैं? कम्युनिज्म। अब देखो बेटा, इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से देखना, इसके अंदर डिफरेंस बहुत प्यार से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ एक बात और, ये कहीं पर भी पढ़ लो, इसको कहीं पर भी पढ़ लो, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे एमए कर रहे हो, चाहे 11th में, 12th में, 9, 10 से भी ये वर्ड्स ना सुनने को मिल गए होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये किसने अपना रखा था? अमेरिका ने। किसने अपना रखा था? ये अमेरिका ने। और ये साम्यवाद किसने अपना रखा था? कम्युनिज्म, ये हमारा अपना रखा था सोवियत संघ यानी यूएसएसआर ने। अच्छा देखो, पूंजीवाद में क्या होता है, ध्यान से समझ लो इस मुद्दे को। ये समझ गए ना, पूरा चैप्टर समझ जाओगे बहुत प्यार से। ये समझ गए तो पूरा ये वाला चैप्टर, सेकंड और थर्ड दोनों के दोनों चैप्टर बड़े प्यार से समझ जाओगे। पहले बात करते हैं इसकी, पहले बात करते हैं इसकी। किसकी बात करते हैं? इसकी, यानी कि पूंजीवाद की। पूंजीवाद में क्या होता है लोग, क्या देखो, नाम देखो, पहले मैंने बताया नाम देखो, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। जिन बच्चों के पास कॉमर्स है ना, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। कैपिटल का मतलब पता है क्या होता है? पैसा। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा। पूंजी मतलब पैसा, हिंदी में तो समझ में आ जाएगा, पूंजी मतलब पैसा। कैपिटलिज्म मतलब, यहां पर मैंने कैपिटलिज्म लिख रखा है, ध्यान से देखो ये वाला, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा, पूंजी, ठीक है। यहां पर मेन मोटिव होता है, जो मेन चीज होती है वो पैसा होता है। यहां पर मैं बात बताऊं, साम्यवाद, अगर आपको साम्यवाद नहीं समझ में आ रहा ना, तो ऐसे देखो, इसको आप पढ़ सकते हो समाजवाद। क्या पढ़ सकते हो? समाजवाद, यानी कि देखना सोशलिज्म। क्या पढ़ सकते हो? सोशलिज्म, ठीक है बेटा। और इसको देखो, इसको नाम में देखो समाज लिखा है, इसके नाम में क्या लिखा है? समाज। मतलब ये समाज के लोगों की भलाई के लिए काम करता है। अगर नहीं दिख रहा तो एक बार मैं नीचे लिख देता हूं, ध्यान से देखो, ये है समाजवाद। ये क्या है? समाजवाद, ठीक है बेटा। समाजवाद का मतलब क्या होता है? इस वाले में लोगों की भलाई की बात की जाती है। चलो एक एक करके बात करते हैं दोनों के बारे में। पूंजीवाद में क्या होता है? निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवाद में क्या होता है? निजी स्वामित्व होता है, मतलब प्राइवेट ओनरशिप होती है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनी या जो भी चीजें होती हैं वो सरकार के हाथ में नहीं, वो किसके हाथ में होती है? किसी एक के हाथ में, कोई एक बंदा उसका मालिक होता है, ठीक है। दूसरी बात बताऊं, इसके अंदर मेन मोटिव होता है, वो होता है लाभ कमाना। मेन मोटिव क्या होता है? लाभ, यानी प्रॉफिट निकालना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रॉफिट निकाला जाए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है इसके अंदर? सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, मतलब नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट।
नो इंटरफेरेंस और गवर्नमेंट। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर ना, अगर एग्जांपल देखो बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा, एक ही एग्जांपल दूंगा दोनों के बारे में, ध्यान से देखना। पहले बात करते हैं इसकी, मैं हूं इस वाली अर्थव्यवस्था में, ये मेरे हाथ में मार्कर है बेटा, इसको बनने के लिए ना मुश्किल से 5 रुपए 3 रुपए जो भी लगता है इसका, मान लो मेरा ये मार्कर जो है ये 5 रुपए में बना, ठीक है, ये मार्कर जो है मेरा ये 5 रुपए में बना। मैं इस वाली अर्थव्यवस्था में हूं, कौन सी वाली अर्थव्यवस्था, कौन सी इकोनॉमी में, पूंजीवाद वाली में, ठीक है। ध्यान से समझना, ये वाली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मतलब इस वाले सिस्टम में क्या होता है, ये 5 रुपए का मार्कर मेरे को बना, और ऑब्वियस ही बात है एक प्राइस सेट कर दिया जाता है हमारा, जिसे प्राइस सीलिंग कहते हैं। जिनके पास इकोनॉमिक्स है वो समझ सकते हैं, आर्ट्स के अंदर भी जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है, उसमें क्या होता है, किसी चीज की प्राइस को ना लास्ट तक फिक्स कर दिया जाता है कि आप इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। ये हमारे यहां पर होता है ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जो भी प्रोड्यूसर, जो भी उत्पादक जो है, जो किसी चीज को जो किसी चीज का उत्पादन कर रहा है, वो अपनी वो उसके ऊपर सारे के सारे राइट खुद के पास होंगे। वो इस 5 रुपए वाले मार्कर को 20 में बेचे, 25 में बेचे, से कोई मतलब नहीं है समाज के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो उसे अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं। अगर, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। क्या है, प्रॉफिट कमाना। ध्यान से समझ लो, उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। भाई ऑब्वियस ही बात है, प्रॉफिट कमाना है। 5 रुपए का मार्कर है, 25 में बेचूं, 50 में बेचूं, मेरी मर्जी, मैं किसी की सुनूंगा नहीं। तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि यहां पर प्राइवेट ओनरशिप होती है। प्राइवेट मतलब मेरी खुद की ओनरशिप, प्राइवेट मतलब मेरी खुद की ओनरशिप। और सबसे मेरा मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। मेरा मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। बात करता हूं ये वाली, सरकार का हस्तक्षेप नहीं। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखो बेटा यहां पर भी यही चीजें होती है ना, इंडिया के अंदर बात बताऊं तो, या फिर कहीं पर भी मैं एक चीज बताऊं तो होता क्या है ना, जैसे कोई चीज अगर कोई प्रोड्यूसर बना रहा है तो उसमें क्या होता है, उसका एक लास्ट प्राइस को सील कर दिया जाता है कि बेटा कि भाई तुम ना इस मार्कर को 10 रुपए या 25 रुपए से ज्यादा महंगा नहीं, मतलब 25 रुपए लास्ट बोल दिया, 25 रुपए से ज्यादा महंगा नहीं बेचोगे, जिसमें MRP लिख के दे दी जाती है। वही वो होता है हमारा मैक्सिमम रिटेल प्राइस की। इसके अंदर उनके प्रॉफिट भी जुड़े होते हैं, जो भी टैक्स वैक्स जुड़े होते हैं, सब जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम पीरियड में क्या होता है, ये सरकार करती है। लेकिन बात करूं मैं इस वाले इकोनॉमी की, यहां पर तो कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। इसलिए तो बोल रहा हूं 5 रुपए का मार्कर 50 रुपए में बेचूं, 500 रुपए में बेचूं, कोई मतलब नहीं। अपना मुझे क्या है, मुझे प्रॉफिट कमाना है। तुम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, कोई बात नहीं भाई, ये इकोनॉमी ही ऐसी है, ठीक है। लास्ट में एक मिनट लिख रखा है, एक मुद्दा लिख रखा है, एक टॉपिक लिख रखा है, खुला बाजार, फ्री मार्केट, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं अगर 5 रुपए का मार्कर बना रहा हूं, उसे 50 रुपए में बेच रहा हूं, तो मार्कर बनाना सिर्फ मेरे, मतलब मार्कर बनाने की जो आदत है या मेरी जो कंपनी है वो सिर्फ मेरी ही कंपनी बनाएगी मार्कर, नहीं। इसके अलावा ये बाजार ना खुला होता है। ये बाजार क्या होता है, खुला होता है। यहां पर कोई भी आएगा, कोई भी नया प्रोड्यूसर आएगा, भाई आज मैं मार्कर बना रहा हूं, कल को ये XYZ बंदा आ गया, ये तीनों के तीनों मिलके एक नई मार्कर की कंपनी खोल दी, ये भी बनाने लग गए, कोई रोक टोक नहीं है। समझ में आ रहा है, कोई प्राइस की दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ये होता है पूंजीवाद। ये किसने अपना रखा है, समझ लो, ये किसने अपना रखा है, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसने अपना रखा है। और यही है कैपिटलिज्म। ध्यान से देख लो बच्चों, पूंजीवाद में क्या होता है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो दिक्कत मत लो, और यहां पर कुछ नहीं दिख रहा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी दे रखे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जाके देखना, उसे डाउनलोड करना। उसके अंदर एज इट इज जो चीजें मैंने बताई हैं इस लेक्चर के अंदर वो वहां पर मिल जाएंगी, कोई सी भी चीज छूटेगी नहीं। तो देखो पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर निजी स्वामित्व हो। पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर निजी स्वामित्व हो, मतलब प्राइवेट ओनरशिप हो। दूसरा, लाभ कमाना, मतलब प्रॉफिट कमाना इनका मेन मोटिव होता है। तीसरा, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती। और चौथा, खुला बाजार, मतलब यहां पर कोई भी आके कोई भी चीज बना सकता है, कोई भी चीज बेच सकता है, कितने भी कीमत पे, कितने भी प्राइस पे, ठीक है। और लास्ट में इसको किसने फॉलो कर रखा है, USA, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ने फॉलो कर रखा है। बात करूं मैं इसकी, तो ये है साम्यवाद। साम्यवाद का मतलब क्या होता है, कम्युनिज्म। क्या होता है, कम्युनिज्म। इसको इंग्लिश में समाजवाद को पढ़ते हैं सोशलिज्म, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो, समझ लो चीज को, बहुत प्यार से समझ में आएगी, बस ध्यान से सुनो, थोड़ा सा है, ध्यान से सुनो, है ना। सरकार का स्वामित्व होता है। अब ये थी कहां पर, पहले तो यही सुन लो, ये सबसे नीचे देखो, ये थी USSR में,
मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, सोवियत यूनियन में, सोवियत संघ में ये वाली आइडियोलॉजी थी, ये आइडियोलॉजी है, इस तरीके से इनके यहां का देश चलता है, ये इकोनॉमी चलती है, ठीक है। ये कहां पर थी, यूएसएसआर में। यहां पर क्या होता था, ध्यान से सुनना भाई, सरकार का फुल कंट्रोल होता था, कोई भी चीज बनेगी सरकार के पास जाएगी, सरकार उसे जो भी करना होगा सरकार उसे उस चीज को सरकार के थ्रू करवाया जाएगा। यहां पर मेन मोटिव ना पैसा कमाना नहीं होता, समझो, यहां पर मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, यहां पर मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। क्या होता है, सोशल वेलफेयर, मतलब सामाजिक कल्याण करना। भाई सुनो, मैं बताता हूं कैसे। और एक पॉइंट ये भी देख लो, सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप होता है, सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप होता है, मतलब पूरी तरीके से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने होते हैं वो सरकार बनाती है, चाहे तुम, अभी बताता हूं वो चीजें, ध्यान से सुनो। और यहां पर खुली बाजार नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा बनाने लग जाएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, में जो एग्जांपल देने जा रहा था इसका एग्जांपल देता हूं, यही मार्कर वाला सेम। मैंने ये मार्कर बनाया 10 रुपए में, ये मार्कर बनाया, ठीक है, और मैं रह रहा हूं इस वाली इकोनॉमी में। मैं कहां रह रहा हूं, इस वाली इकोनॉमी में रह रहा हूं। मैंने 10 रुपए का मार्कर बना दिया। अब 10 रुपए का मार्कर तो मैंने बना दिया, लेकिन यहां पर किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। गवर्नमेंट तय करेगी कि मैं इस 10 रुपए वाले मार्कर को 12 में बेचूंगा, 15 में बेचूंगा, कितने में बेचूंगा। और एक बात और ध्यान से सुन लो, मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर मेन मोटिव क्या है, सामाजिक कल्याण, मतलब सोशल वेलफेयर। समझो यहां पर मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। अगर समाज का कोई बंदा इस मार्कर को, ये 10 रुपए वाले मार्कर को 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए देकर भी इसकी जो कॉस्ट है, बेटा कॉस्ट और प्राइस में डिफरेंस होता है। कॉस्ट इसको बनने में जितने रुपए लगे, प्राइस जिसके अंदर टैक्स वैक्स सब लगे होते हैं, तो इसके बनने की कॉस्ट भी नहीं पे कर पा रहा। अगर इस वाली इकोनॉमी में क्या होता है, अगर बंदा इसकी कॉस्ट तक नहीं पे कर पा रहा क्योंकि वो गरीब है, तो क्या करेगी सरकार, उसको बेशक वो घाटे में जाए, बेशक सरकार ना घाटे में जाए, लॉस में जाए, लेकिन वो क्या करेगी, सामाजिक कल्याण। क्या करेगी, सामाजिक कल्याण। समझ लो, दिमाग के अंदर बिठा लो, इसके अंदर भैया भाड़ में जाओ, मैं तो पैसा कमाऊंगा, इसके अंदर नहीं जी, पैसा कमाना मेन मोटिव नहीं है, हमारे देश के लोगों की भलाई देखना है, हमें क्या करना है, सामाजिक कल्याण करना है। समझ में आ रहा है, समझो इस चीज को। देखो एक बार, पूंजीवाद में निजी स्वामित्व, प्राइवेट ओनरशिप होती है, लाभ कमाना यानी कि प्रॉफिट कमाना इनका मेन मोटिव होता है। सरकार का हस्तक्षेप होता है, नहीं सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, कोई इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती, खुला बाजार होता है, मार्केट फ्री होता है। ये किसने अपना रखा था, अमेरिका भाई ने, ठीक है। बात करूं इसकी साम्यवाद की, यानी दो वर्ड है, ध्यान से समझ लो, साम्यवाद, समाजवाद, इंग्लिश में बोलूं कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ठीक है बेटा। और इसके अंदर क्या होता है, सरकार का स्वामित्व होता है, भाई सब काम सरकार करेगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं सरकार ने बनाने हैं, ठीक है भाई। सामाजिक कल्याण यही है, यही इसकी चाबी है, ये इसका जादू है। ध्यान से समझो, यहां पर लाभ कमाना, ये भाई ये जो लिख रहा हूं ना, ये और ये सबसे मेन चाबी है इसकी, कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं और सरकार का पूरा हस्तक्षेप। लाभ कमाना यहां पर मेन मोटिव है, यहां पर सामाजिक कल्याण करना, ठीक है। और ये यूएसए ने अपना रखी थी, ये यूएसएसआर ने अपना रखी थी। बहुत बड़ा रीजन है ये आइडियोलॉजी किसका, हमारे कोल्ड वॉर के शुरू होने का, ठीक है। ध्यान से देख लो। तो बच्चों आप लोगों ने इसको देख लिया, अब अच्छे तरीके से देख लो, समझ लो। और ये इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना। अभी भी बताते जा रहा हूं, हर बार बोल रहा हूं, हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दिए हैं, एक बार देखो जाके, सारा कुछ समझ में आएगा। हाँ तो बच्चों, अब हम अपना जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है शीत युद्ध के कारण। मतलब कि अब ऑब्वियसली बात है, किसी भी लड़ाई, अब जब दो लोगों की लड़ाई होती है, बहुत सारे एरिया में आपने बहुत सारी लड़ाइयां देखी होंगी, हर लड़ाई के पीछे ना एक छोटा सा कारण होता है, ठीक है। हमारे यहां पर भी जो शीत युद्ध हुआ था, मतलब पूरे विश्व में जो शीत युद्ध हुआ था, कोल्ड वॉर हुआ था, इसके भी कुछ कारण थे, थोड़े छोटा नहीं, बहुत बड़े बड़े रीजन थे। ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहला रीजन तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, विचारधारा। विचारधारा का मतलब आइडियोलॉजी। भैया दोनों ही एक कहते नहीं है कि एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है। साइंस में कहते हैं एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक साथ हो नहीं सकते। इनका भी कुछ ऐसा ही सीन था, ठीक है भाई, इनका भी कुछ ऐसा ही सीन था, विचारधारा की लड़ाई। इसलिए इन लोगों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हुआ। हथियार बनाने की होड़, हाँ ये है, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हथियार बनाने की होड़। होड़ मतलब क्या होता है, ये हिंदी में से कहते हैं रेस लगाना, मतलब ये हिंदी वर्ड है होड़, इसको कहते हैं रेस लगाना। कि भाई अच्छा तेरे पास तलवार है, मैं अपने पास ना
मतलब गन रखूंगा, रिवॉल्वर। तेरे पास रिवॉल्वर है तो मैं अपने पास ये रखूंगा शॉर्ट गन। तेरे पास शॉर्ट गन है, मैं अपने पास AR रखूंगा, असॉल्ट राइफल रखूंगा। तेरे पास ये है, मैं अपने पास ये रखूंगा। तेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मैं अपने पास ये रखूंगा, हाइड्रोजन बॉम्ब रखूंगा, ये रखूंगा, वो रखूंगा। यानी कि ये किसकी बात बता रहा हूं मैं भैया, ये जो रेस चल रही थी ना, ये USA वर्सेस USSR के बीच में। किसके बीच में? USA वर्सेस USSR। USA और USSR इन दोनों के बीच की रेस है भाई, ये समझो। देखो ये हथियार बनाने की लड़ाई चल रही है। कैसे भाई? अमेरिका बोलता है, देखो क्योंकि इन लोगों ने, क्योंकि इनका क्या हो चुका है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं, ठीक है। लड़ाई हो रही है कि भाई इनके बीच में लड़ाई चल रही है, कोल्ड वॉर। लेकिन इन्हें ये भी डर लग रहा है कि भाई कहीं कभी अमेरिका सोचता है कि कहीं यार ये USSR है, कभी मेरे पे अटैक ना कर दे क्योंकि इसके पास हथियार है। तो USSR भी वही चीज सोचता है कि भाई USA मेरे पे अटैक ना कर दे। अरे ये देखो मैं समझाता हूं क्या है ये ना एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी की कहानी भी है। अब जब लड़ाई हो जाती है किसी के साथ तो एक इंसान को डर बना रहता है कि सामने वाला मेरे पे पहले अटैक ना कर दे, मैं बाहर निकलूं, मुझे मार के फेंक ना दे। ये वाला सीन समझ रहे हो? ये वाला चीज इसमें भी है। USA और USSR, USA बोलता है कि USSR मुझ पे अटैक ना कर दे और USSR बोलता है कि USA मुझ पे अटैक ना कर दे। इसीलिए ये एक दूसरे से बेहतर हथियार बना के रखते हैं। इसलिए क्या करते हैं ये लोग? एक दूसरे से बेहतर हथियार बना के रखते हैं। और इसी रेस में ये लगे हुए थे कि भाई तेरे पास अगर ये है तो मैं इससे भी एडवांस हथियार लेके आऊंगा। इस तरीके से इन दोनों के बीच में रेस लग रही थी, ठीक है। तीसरा बताऊं, विश्व का 2 गुटों में बंटना। छोटा वर्ड नहीं है, विश्व, पूरे के पूरे वर्ल्ड, जो पूरा का पूरा जो विश्व है, पूरा की पूरी जो दुनिया है, 2 ग्रुप्स में बट चुकी थी। कौन कौन से? एक तरफ हमारा USA का पूंजीवादी गुट। अब याद आया वो वाला लाइन, USA का पूंजीवादी गुट। USA का पूंजीवादी गुट मतलब वो वाला ग्रुप जिसने कैपिटलिज्म फॉलो कर रखा है, मतलब वो वाला ग्रुप जिसने कैपिटलिज्म फॉलो कर रखा है, ये USA है, समझो, ठीक है भाई। और दूसरा ग्रुप कौन सा है? USSR का। दूसरा ग्रुप कौन सा है? USSR का, जिसने कम्युनिज्म फॉलो कर रखा है, साम्यवाद फॉलो कर रखा है। एक चीज बच्चों ध्यान से सुन लो, देखो ऐसे नहीं बोलोगे कभी भी शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लड़ा गया था। शीत युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? अमेरिका के पूंजीवादी गुट और सोवियत संघ के साम्यवादी गुट में। शीत युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? अमेरिका के पूंजीवादी गुट और सोवियत संघ के साम्यवादी गुट। ऐसे बोलना है और ऐसे ही लिखना है। कभी भी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाए कि शीत युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो वो ऐसे नहीं बोलना अमेरिका और सोवियत संघ, बता देना कैसे बोलना है, अमेरिका के पूंजीवादी गुट और सोवियत संघ के साम्यवादी गुट में। यही विश्व के 2 गुट बन चुके थे, जिन्हें हम बोलने लग गए थे 2 ध्रुव, मतलब 2, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ग्लोब के अंदर, बस ऐसा ही था कि एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से ये लोग चल रहे थे। साम्यवाद का तेजी से बढ़ना। अच्छा भाई ये क्या है? अरे भैया आपने बता तो दिया, साम्यवाद इसने फॉलो कर रखा था। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पता है, ठीक है। यानी कि कम्युनिज्म का बहुत तेजी से बढ़ना। इंग्लिश वाले, यार इंग्लिश में बोलता जा रहा हूं, आइडियोलॉजी, ठीक है। ये शस्त्रों की आर्म्स रेस बोलते हैं इसे, आर्म्स मतलब हथियार वगैरह, उसको बनाने की रेस चल रही थी। विश्व का 2 गुटों में बंटना, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक तरफ USA का ग्रुप था, दूसरी तरफ USSR का ग्रुप था। फिर अगला बताता हूं, साम्यवाद का तेजी से बढ़ना। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, देखो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग इमोशनली ज्यादा कनेक्ट होते हैं लोगों से, तो यहां पर भी कुछ यही सीन है। यार एक चीज बताओ, अगर कोई सरकार अपने यहाँ के लोगों के लिए, अगर कोई सरकार अपने यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारा काम करेगी, उनके लिए, उनकी भलाई के लिए देखेगी, अपना प्रॉफिट नहीं देखेगी, तो लोग उनसे कनेक्ट होते हैं। और यही एक फैक्टर था कि ये बहुत तेजी से ना पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैलता जा रहा था। ये वाली आइडियोलॉजी इस कैपिटलिज्म से, यानी कि पूंजीवाद से ज्यादा तेजी से फैल रही थी, साम्यवाद। तो पूंजीवादी देशों को, यानी कि कैपिटलिस्ट ग्रुप को, यानी कि अमेरिका के साइड वाले देशों को लगने लग गया, भैया यार ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो फिर अब क्या किया जाना चाहिए, तो चलो कुछ करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, ये तो बाद में यही सब होने लग गए थे, उनके बीच में भी बताऊंगा क्या हुआ था, ठीक है। तो ये वाला साम्यवाद का तेजी से बढ़ना बहुत बड़ा एक रीजन है कि साम्यवाद जब बढ़ने लग गया तो पूंजीवादी देशों को डर लगने लग गया कि साम्यवाद अगर पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल गया तो फिर हमारी विचारधारा का क्या होगा। मैं तो अमेरिका तो अपने आप को पता ना कितना ज्यादा पावरफुल मानता आ रहा है, बोलता आ रहा है, मानता क्या है भी वो इस टाइम पे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय घटनाएं का मतलब कुछ इंटरनेशनल इंसिडेंट हुए थे। समझो क्या है वो, देखो आपका ना चैप्टर जो शुरू होता है ना, वो चैप्टर ऐसे नहीं शुरू होता शीत युद्ध से, वो चैप्टर शुरू होता है क्यूबा मिसाइल संकट से। वही
क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है, इंग्लिश वाले बोलूं तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, बच्चों वाला टॉपिक है यार, इसलिए मैं पहले नहीं करा रहा, पहले ये वाला बेस समझो, उसके बाद वो करेंगे। क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है बेटा, क्यूबा मिसाइल संकट। और भी थी बर्लिन की दीवार, ठीक है, बर्लिन की दीवार, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, बर्लिन वॉल, ये सारी चीजें पता चलेंगी धीरे धीरे करके जब इसे और भी ज्यादा क्लियर करते चले जाएंगे। तो ये कुछ रीजंस थे, मैंने आपको बता दिए, इसके भी नोट्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। विचारधारा, हथियार बनाने की होड़, विश्व का दो गुटों में बंटना, साम्यवाद का तेजी से बढ़ना और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, इन सारी चीजों से हमारे शीत युद्ध को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। इंग्लिश में आइडियोलॉजी, ठीक है, आर्म्स रेस हो गई, बहुत तेजी से एक से बेहतर हथियार बनाना चाहते थे। पूरा वर्ल्ड जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, पूरा वर्ल्ड, एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ यूएसएसआर था, यानी कि सोवियत संघ था, आज का रशिया, ठीक है। साम्यवाद का तेजी से बढ़ना, बता चुका हूं मैं आपको, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। बेटा ध्यान से देख लेना, बहुत इजी है, जो नहीं समझ में आ रहा ना, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, पता चल जाएगा कि इसके बारे में फिर मैं आपको बता दूंगा अच्छे तरीके से, अगर नहीं समझ में आता तो, ठीक है। तो एक बार देख लो बढ़िया तरीके से, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है आपका फर्स्ट टर्म में, एक बार देख लो इसे। अच्छा बच्चों देखो, आपको अब एक चीज समझाता हूं, ये क्या है। अमेरिका और सोवियत संघ ने, मैंने आपको बताया कि इनके बीच में शीत युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन शीत युद्ध में कर क्या रहे थे भैया? आपने तो बोला लड़ाई तो हो नहीं रही थी, ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे? बैठ के मक्खियां मार रहे थे? नहीं भैया, ये बहुत तगड़ा काम कर रहे थे। अच्छा, लड़ाइयां होती भी सुनी है, देखी भी होंगी। तो लड़ाइयों में आपको पता है एक चीज होती है, कहते हैं, बोलते नहीं कि भाई तू 2 मिनट रुक, अभी बंदे बुला के ला रहा हूं, कहते हैं कि भाई तू 2 मिनट यहीं ठहर, अभी बंदे बुलाता हूं, या तू 2 मिनट रुक, अभी एक कॉल करता हूं, सारे बंदे भागे हुए आएंगे। क्या है ये बंदे? ये बैक, जिसके नाम पे वो बंदा ऐठ रहा होता है या बोल रहा होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से इन्होंने भी काम करना शुरू किया। भैया एक बात बताओ, मैं अकेला हूं, मैं अमेरिका हूं, मैं अकेला हूं, एक तरफ पूरा सोवियत संघ है, एक तरफ पूरा सोवियत संघ है, और क्या इन्होंने पूरी की पूरी बैग बना रखी है। ऑब्वियस सी बात है, मार के चला जाएगा भाई, पता नहीं चलेगा। यही सीन क्या होता है, इन लोगों ने करना शुरू किया शीत युद्ध में। ये क्या करने लग गए पूरे के पूरे देश में ना, क्योंकि सोवियत संघ तो और अमेरिका ये तो एक ही देश है। सोवियत संघ, जाग जाओ सुन लो, अमेरिका तो एक ही है, सोवियत संघ एक ही है। तो भाई, और मैं आपको क्या बोलता आ रहा हूं, अमेरिका का पूंजीवादी गुट, अमेरिका का पूंजीवादी गुट, मतलब भैया इसका एक ग्रुप है। अच्छा, ग्रुप एक से तो नहीं बनता, ग्रुप तो बहुत सारे लोगों से बनता है, तो बहुत सारे देशों से मिलकर बना होगा। तो अमेरिका का भी एक ग्रुप बन रखा था। अभी बताता हूं, ध्यान से सुनो। सोवियत संघ यानी कि हमारा जो ये था यूएसएसआर, इसका भी एक ग्रुप बन रखा था। अभी समझ में आएगा ये क्या लिख रखा है मैंने, ये अजीब अजीब से वर्ड्स, ठीक है, ध्यान से समझते चले जाओ। देखो बेटा, सबसे पहले क्या होने लग गया, इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी बैग बनानी शुरू कर दी। बैग का मतलब इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, बहुत सारे जो छोटे छोटे देश होते थे उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करते चले गए। प्यार से हो रहे हो तो हो जाओ, वरना जबरदस्ती भी कर लेंगे। ये इस तरीके से ये लोग करते थे। अमेरिका क्या बोलता था कि अगर तुम्हें हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना है तो तुम्हें क्या अपनाना पड़ेगा। कौन सी आइडियोलॉजी थी? कौन सी आइडियोलॉजी थी? कैपिटलिस्ट, यानी कि पूंजीवाद। अगर अमेरिका बोलता है तुम्हें मेरे ग्रुप में हिस्सा बन रहा है, मेरे ग्रुप में आना है, तो भाई तुम्हें पूंजीवाद अपनाना पड़ेगा, और या तो तुम प्यार से चले जाओ, या तो भैया ये खुदा के तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेगा। और सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर, इसकी क्या आइडियोलॉजी थी? कम्युनिज्म। ये बोलता था तुम्हें मेरे ग्रुप में आना है, चलो कोई बात नहीं भाई, तुम आ जाओगे, लेकिन क्या तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा? कम्युनिज्म। अब भाई अब आप बोलोगे कि भैया इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। यार सही बात है, रोकने वाला तो होना चाहिए, बाकी सबको तो मिलके एक साथ होना चाहिए। भूल गए सेकंड वर्ल्ड वॉर? यही दोनों, बाकी तो कोई बचा ही नहीं, जर्मनी जापान सब खत्म। यही दोनों देश थे जिन्होंने सबको हराया था। आज यही दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े, किसी के बस की नहीं थी इनको हाथ भी लगा दे। तो ये अमेरिका था, ये सोवियत संघ था, इन्होंने बनानी शुरू कर दी अपनी बैग मतलब इन्होंने जोड़ने शुरू कर दिए बहुत सारे छोटे छोटे देश। ये सबसे पहले कहां हुआ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ये सबसे पहले हुआ यूरोप में। कहां पर हुआ? यूरोप में। ये सबसे पहले हुआ यूरोप में, ठीक है बेटा, ये सबसे पहले हुआ यूरोप में। यूरोप को मान लो मैं अगर ऐसे बना दूं, ये यूरोप है, ठीक है बेटा, ये यूरोप है, ठीक है। आपको ध्यान में रखो, वर्ल्ड मैप जो होता है, ये आपका वर्ल्ड मैप ऐसे करके यहां पर सामने अगर आपके वर्ल्ड मैप है, तो वर्ल्ड मैप में जो ये वाला एरिया होगा, वर्ल्ड मैप में जो ये वाला एरिया होगा, ये होता है वेस्टर्न कंट्रीज। ये क्या होती है? वेस्टर्न कंट्रीज मतलब पश्चिमी देश।
और मैं बात बताऊं इधर की, तो ये वाली कौन सा एरिया होता है, ये होता है पूर्वी देश, जितने भी यहां पर पूर्वी देश होते हैं ऐसे करके समझ लो भैया। इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, ठीक है, ऊपर नॉर्थ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये इस तरीके से है। वेस्टर्न कंट्रीज हमारे अमेरिका को जोड़ने वाले। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले ये जो बंदे बनाने वाली है, जो बैक बनाने वाली बात है, ये हुआ यूरोप में। यूरोप ना दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। सबसे पहले कहां पर डिवीजन हुआ, यूरोप में। यूरोप जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। वो क्या हुआ, दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। और इसका जो ये वाला एरिया था ना, इसका जो ये वाला एरिया था, वेस्टर्न यूरोप जो था, वो किस में शामिल हो गया, अमेरिका में। किस में शामिल हो गया, अमेरिका में। और ये जो इधर का ईस्टर्न वाला एरिया था, वो किस में शामिल हो गया, सोवियत संघ में। किस में शामिल हो गया, सोवियत संघ में। समझो यार, समझो, बहुत प्यारी चीज है। ये क्या है, यूरोप। जब ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो सबसे पहले जो बैक बनाने वाली बात थी, सबसे पहले डिवीजन कहां पर हुआ, यूरोप में। यूरोप क्या है, अब यार ये नहीं बताऊंगा, ऐसे कैसे तुम 12th में पहुंच गए, यूरोप नहीं पता। यूरोप पूरा एक कॉन्टिनेंट है। इस यूरोप में सबसे पहले बंटवारा हुआ, और यूरोप का वेस्टर्न एरिया, क्योंकि वेस्ट अगर हम पूरा वर्ल्ड मैप देखें तो ऐसे, लेकिन देश के अंदर भी तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। वेस्टर्न एरिया किस में शामिल हो गया, अमेरिका में। और ईस्टर्न एरिया हमारे सोवियत संघ में, यानी पश्चिमी अमेरिका में, पूर्वी सोवियत संघ में। इसी को ना आगे चल के एक नाम दिया गया, पूर्वी तथा पश्चिमी गठबंधन। भैया इंग्लिश में भी बोल दो, तब से हिंदी बोले जा रहे हो, तो सुन लो इंग्लिश में। इसको बोलते हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंस। क्या बोलते हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंस। अच्छा भैया समझ में तो आ गया यार, बच्चों वाली चीज है, ध्यान से समझ लो। जब ये सारी चीजें हुई ना, जब ये गठबंधन हुआ, ये बंटवारा हुआ, तब जाके ये ये कार्टून से नाम निकल के आए। ये नाम सिर्फ देखने में मजाक लग रहे होंगे, लेकिन है बहुत तगड़ी चीजें। और ये भी अब ध्यान से सुनो, जैसे ही अमेरिका के अंदर यूरोप का ये शामिल हुआ, अब अमेरिका के पास सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज आ गई। अब इनको अपने पास शामिल रखना था। इन्होंने बनाया सबसे पहले 1949 में नाटो। क्या बनाया, नाटो। हाइट छोटी वाला नाटा, नाटा नहीं, नाटो, NATO। फुल फॉर्म क्या होती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, 1949 में। क्या था भैया, पहले हिंदी बता दो, हिंदी सुन लो। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, फुल फॉर्म मिल जाएगी आपको, नोट्स में देख लेना। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बन गई। अच्छा ये क्या होता है बताता हूं। हम लोग अपना ग्रुप बनाते हैं दोस्ती यारी का, हम लोग आपस में बोलते हैं भाई तेरे को किसी ने हाथ लगा दिया ना मार दूंगा। ये वाला भी कुछ ऐसा ही था, ये ग्रुप भी कुछ ऐसा ही था। इस ग्रुप में शामिल जितने भी देश थे, अगर इनमें किसी एक पे भी हमला होता है ऑपोजिशन से, या किसी ऐसे बंदे से जो इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, अगर इस संगठन में, इस संधि में शामिल किसी एक देश पे भी हमला होता है, तो वो पूरे के पूरे ग्रुप पे हमला माना जाएगा। और पूरा का पूरा ग्रुप क्या करेगा, अटैक, हाथ छोड़ने लग जाएगा। यही काम 1949 में नाटो बनाकर अमेरिका ने इसकी शुरुआत करी, ठीक है। बाद में सीटो आया, सेंटो आया। तो सोवियत संघ ने क्या किया, सोवियत संघ ने भी एक बोला भाई मैं पीछे क्यों रहूं, तूने तो बना दिया नाटो, मैं भी बनाऊंगा अपना कुछ। तो इसने क्या किया, वारसा पैक्ट बनाया। क्या बनाया, वारसा पैक्ट, वारसा संधि, इंग्लिश में इसे पढ़ते हैं ऐसे, वारशॉ पैक्ट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुन लो बच्चों, ये आया था 1955 पे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुन लो, कुछ दिन पहले ना मैंने एक नाम और ऐसा ही लिया था, वो लिया था मैंने वर्साए, वो लिया था मैंने वर्साए। बेटा प्लीज कभी भी कंफ्यूज मत होना, वारसा पैक्ट अलग है, वर्साए अलग है। वर्साए हिटलर भैया पे थोपी गई थी 1919 में, जब हमारा क्या कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, ठीक है भाई। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का आगाज कर दिया था हिटलर ने इसे तोड़ के। तो वर्साए अलग है, ये हिटलर वाली संधि है, ये वारसा पैक्ट है, ठीक है बेटा। ये सोवियत संघ का था। सोवियत संघ ने भी बोला वारसा में शामिल जितने भी देश हैं उनके ऊपर में किसी पे भी एक पे भी हमला किया गया तो वो पूरे के पूरे सोवियत संघ पे हमला माना जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन, ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस। अमेरिका ने क्या किया, नाटो बनाया 1949 में, और हमारे वारसा पैक्ट बनाया इस भैया ने 1955 में। अच्छा भैया फिर ये क्या चीज है, ऐसे ही कुछ और भी निकल के आए थे जिसे पढ़ते हैं सीटो। क्या पढ़ते हैं, सीटो, SEATO, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब आया, 1954 में। अगला सेंटो,
सेंट्रो नहीं, सेंटो, CENTO, CEN एक साथ पढ़ेंगे इसके अंदर। अब वहां पर तो सारे वर्ड लगते हैं, यहां पर एक साथ है, ये सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से देखो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हिंदी में से पढ़ेंगे केंद्रीय संधि संगठन, इसको हिंदी में पढ़ेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। क्या पढ़ेंगे? दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। ये 3 इधर हुए थे, 1 इधर हुआ था, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर धीरे धीरे बढ़ चुका है। शीत युद्ध के बारे में भी मैंने बता दिया, शीत युद्ध क्या था, विचारों की लड़ाई थी, ठीक है बेटा। और उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, उनके बारे में बताया, कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद और साम्यवाद के अंदर अंतर, ठीक है। वो वाली वीडियो नहीं देखी है, अभी भी बता रहा हूं, आई बटन पे आपका वो वीडियो आ जाएगा, वो वाली वीडियो जाके देखो, उसके बाद आप ये समझने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। ध्यान से पढ़ते जाओ, नोट्स लिखते जाओ, बढ़िया तरीके से करते जाओ। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, अब जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करो, ठीक है, ताकि किसी को इस तरीके का भी कंटेंट मिल सके, ठीक है। और बहुत सारी सीरीज आ रही हैं, आज हमारी शायद जेई की एक सीरीज और आ जाएगी, ठीक है। उसका एक और, इसकी जेई सीरीज की एक और वीडियो आ जाएगी, तो उसे भी जाके जरूर देखना। और वो शेयर, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करो, ताकि दूसरों का भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। तो प्लीज बच्चों इसे देखना। तब तक अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, नाइस टू मीट यू।